हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है, कक्षा 11 कला वर्ग है। आज आपका जो टॉपिक चलेगा पश्चिम से आधारित आयातित के ऊपर अपन बात करेंगे। अपन धर्म विरोधी जो पॉइंट, इससे पहला जो पॉइंट किया गया था वो धर्म विरोधी पॉइंट के बारे में अपन चर्चा की थी पहले, कि धर्म विरोधी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया गया था। आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा पश्चिम से आयातित जो धर्म है वो क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, पश्चिम से आयातित जो धर्म है या क्या कोई भी चीज़ है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, पश्चिम से आयातित है। देखिए, दूसरी आलोचना ये है कि धर्मनिरपेक्ष ईसाइत से जुड़ी हुई है। ये कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो ईसाइयों से जुड़ी हुई है, अर्थात ये पश्चिमी चीज़ है और इसलिए भारतीय स्थितियों के अनुकूल हो पहली नज़र में है, अनुपयुक्त हो ये पहली नज़र में मानी जाती है। ये एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर के इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भी भारत में लाखों चीज़ प्रचलित में है, जिसकी जड़ें पश्चिम से मानी जाती है। कि पश्चिम का मानने वाले जो विदेशी देश है ना, उन देशों से हमारे पास आज भी उनकी सामग्रियाँ, उनकी चीज़ चलती हैं। उनके धर्म आज भी हमारे देश में है, या कोई विचार जो है आज भी हमारे देश में, सिद्धांत जो है आज भी हमारे देश में लागू हैं। ठीक है, जड़ें पश्चिम से मानी जाती है। इसलिए पहला जवाब तो यह हो सकता है, ऐसा है, क्या हुआ, क्या आपने कभी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है? कभी जो यूरोपियन जो देश हैं उनकी शिकायतें आपने कभी सुनी है? नहीं सुनी। धर्म के मामले में कभी ऐसा काम, सोने का आविष्कार भारत में हुआ था। सोने का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में। इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सोने का आविष्कार भारत में हुआ है, तो भारत का जो सोने का आविष्कार है वो दूसरे देश भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल ये एक किस्म की छिछली जवाब होगा, हर किस्म का छिछला जवाब होगा, मैंने गलत जवाब होगा, ये किसी प्रकार का नहीं है, बेबुनियादी जवाब माना जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। अगर अपन धर्मनिरपेक्ष देश है तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। दूसरे देश को नहीं देख करके अपने देश को ध्यान में रख करके ही लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, दूसरे देशों की तरफ ध्यान ना दें। इसलिए पश्चिमी राज्य तब धर्म बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर उन्होंने ईसाइत के संबंध विच्छेद भी कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसे कोई ईसाइत नहीं है। फिर इस दावे का क्या मतलब है कि पश्चिम में ऐसा काम है? धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध किसी जैसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता ही नहीं है। संबंध विशेष के विचार की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदाय के बीच में शांति को बनाए रखने या बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है। खास समुदायों की रक्षा के लिए वह उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। बाद में ठीक यही बात है, यहाँ ऐसे धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है जो न तो पूरी तरह से इंसानियत से जुड़ी हुई है और न भारतीय जमीन से सीधा साधा पश्चिमी आरोपित ही है। तथ्य ये है से जुड़ी हुई है, इसलिए भारतीय ज़मीन से जो सीधा साधा पश्चिमी आरोपण है। तथ्य यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विकट इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। तो पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विशेष का सवाल केंद्रीय था। ये कह रहे कि पश्चिमी में जो चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद हुए, माने उनका अलग अलग हुआ, तो उसका कारण क्या था? केंद्र, ठीक है। और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। और भारत में क्या है कि एक सिद्धांत अपनाया गया है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कि आप शांतिपूर्ण तरीके से रहें, चाहे वो कोई भी धर्म में हो। तो ये भी एक आलोचना मानी जाती है। ये भी क्या मानी जाती है? आलोचना। अगली आलोचना है अल्पसंख्यकवाद। अल्पसंख्यकवाद किसे कहते हैं? कि अल्पसंख्यकवाद उसे कहते हैं कि कई धर्म ऐसे हैं जो संख्या में लोग कम निवास करते हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले 80% लोग हैं, तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो कम हैं, अल्पसंख्यक में हैं। तो उसके साथ किस प्रकार जो है व्यवहार किया जाए, किस प्रकार उसके साथ जो है बर्ताव किया जाए, तो इस बात की
अल्पसंख्यक के किस प्रकार जो है व्यवहार या उसको कैसे उनकी धर्म की सुरक्षा की जाए, कैसे उसको बचाया जाए। आलोचना तौर पर जो है धर्मनिरपेक्ष पर अल्पसंख्यवाद का जो आरोप मंडा जाता है, सच तो यह कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करता है। सच बात तो यह कि भारत जो है ना, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, सबकी रक्षा करता है, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता, सभी धर्म को मानता है। ठीक है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये न्यायोचित है? हाँ, न्यायोचित है। आप कल्पना कीजिए कि 4 व्यस्त पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। बीच में एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वह कुछ बोलते नहीं हैं। तो साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव अवश्य है। ये कह रहे कि 2 तो नहीं बोल रहे, लेकिन 2 तो लड़ रही है। एक तो कह रहा है भाई सिगरेट मत पी, एक कह रहा है सिगरेट पीऊँगा, तो 2 तो लड़ रहे हैं। 2 अगर पीते हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब 2 तो लड़ रहे हैं ना। इसलिए एक विचार यह आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए। अगर मतदान किया जाए कि चलो वो बोलेंगे तो बोला गया हमारा विरोध कर रहे हैं, अगर मतदान किया जाए तो मतदान भी एक ही आएगा, 3 में से आएगा। सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस व्यसनी का साथ देते हैं और धूम्रपान नहीं करने वाले को 2 मतों के अंतर का हार जाते हैं। यहाँ यह अल्पसंख्यक की बात मानी जाती है। ये चीज़ें भी अल्पसंख्यक में शामिल की जाती हैं। तो इसके बाद अल्पसंख्यक में शामिल की जाती है तो पराजित हो जाता है, मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति बनाई गई है। फिर भी अगर मानते हैं तो वो क्या होता है, हार जाता है, 2 वोटों से हार जाता है। अब स्थिति थोड़ा बदल दें। कल्पना कीजिए सिगरेट न पीने वाले यात्री दमे से पीड़ित हैं, धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। उसकी इस बात से दूसरी यात्री धूम्रपान न करे, इसका बुनियादी और बहुत ज़रूरी हित व्यक्त होता है कि अगर वो विरोध कर रहा है तो कहीं ना कोई कारण है, दमा की शिकायत हो सकती है, दूसरे यात्री परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वो विरोध कर रहा है इसमें सबका हित छिपा हुआ है, सबकी भलाई छिपी हुई है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज़ नहीं मानी जा सकती? क्या आप मानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को जब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि वह गाड़ी अपने गंतव्य पर न पहुँचे जाए, जब तक नहीं पीनी चाहिए? वो तो इंसानियत के काफ़ी उसको खुद को सोचना चाहिए कि मेरे से दूसरा परेशान हो रहा है तो मैं सिगरेट क्यों पीऊँ। ठीक है, आप सहमति होंगे कि क्या बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता। आपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होता है जो व्यक्तियों के लिए सही माना जाता है, वह समुदायों के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की रक्षा नहीं होनी चाहिए, वह संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। जो संविधान बना गया है, संविधान का जो कानून है उसके अनुसार उनकी हिफाजत का माने उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अल्पसंख्यक जो जाति है उसकी संविधान के अनुसार उसकी रक्षा होनी चाहिए, संविधान में कानून बना करके उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। और भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इसमें विचार किया गया है। भारतीय संविधान में इस प्रकार का विचार किया गया है और संविधान बनाया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक ये जायज़ भी माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। कुछ लोग फिर भी कह देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर भी बुराई करते हैं कि भारत में हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है, भारत में हमें इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, भारत में हमें इस प्रकार जो है अलग भावना से देखते हैं, इस प्रकार अलग रखते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो कुछ लोग हैं जिसकी वजह से पूरी कौम जो है बदनाम हो जाते हैं। हाँ, इसलिए अल्पसंख्यक के अधिकार ऐसे विशेष अधिकार जैसे भारत में मुसलमानों को पूरा अधिकार दे रखा है, हर जगह स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। फिर भी कुछ मुसलमान ऐसे कहते हैं नहीं हमारा हिंदुस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के हैं। फिर भी उनके विचार जो है दूसरे देशों की तरफ जाते हैं। इतना महत्व देते हुए, इतना अधिकार देते हुए मुसलमानों को फिर भी वो बात का विरोध करते हैं, जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है। जब वो विरोध करते हैं तो जो बेचारे आम पब्लिक है, जब दूसरे मुसलमान हैं, उनको इस प्रकार की कीमत चुकानी पड़ती है। तब ऐसे विशेष अधिकार क्यों दिए जाएँ? एक अन्य उदाहरण है जिसका जवाब बहुत ही पहले तले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है
वहाँ सीढ़ियों के जरिए पूछा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाज़त है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए, उस लालायत दृश्य में कुछ वृद्ध लोग भी हैं, तो कुछ ऐसे भी जिसकी हाल में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से असक्षम है, ठीक है। तो ज़रूर थोड़ी है कि वो नीचे टाले में जाएगा और वो सीढ़ी से जाए, तो कोई ज़रूर थोड़ी, बूढ़ा आदमी है, वो टांग टूटी हुई है, वो कैसे जाएगा? कोई विकलांग लोग हैं तो ऊपर चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे? ऊपर चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे? जरूर थोड़ी है कि सभी जाएं, ठीक है। उसको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। क्या आपके ख्याल में लिफ्ट और व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए दालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? नहीं, सही होगा। अगर उसे व्हील चेयर भी दी जाए तो नीचे आराम से जा सके, या लिफ्ट लगाई जाए तो आराम से ऊपर चढ़े सके, तो ऐसी व्यवस्था भी होना ज़रूरी है। तो दालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट जो है, लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? नहीं, ये गलत है, नहीं होगा। इसलिए ऐसा करने से वह लोग भी वह चीज़ पा सकते हैं जो दूसरों के सहज सीढ़ियों को चढ़ करके प्राप्त कर सके। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? वो भी ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। जो असहाय है, जो विकलांग है, वो भी ये चाहते हैं कि हम उनके साथ वहाँ वो गए तो हम भी वो चीज़ देखें। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो भी महसूस कर सके कि हाँ, जो चीज़ दो पैरों वाले कर सकते हैं वो विकलांग लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वाले इस समूह को पहले तले पर जाने के लिए विभिन्न सुविधा की ज़रूरत है। अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए तो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे और उनके लिए भी अलग व्यवस्था, उसके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। उनके लिए भी वैसी ही सम्मान और गरिमा की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी सम्मान और गरिमा सबके साथ होनी चाहिए। तो देखिए, आज के लेसन में आपके जो हो आलोचक जो विषय रहे हैं, पहला तो धर्म विरोधी विषय रहा है, दूसरा पश्चिमी से आयातित विषय रहा है, तीसरा जो अल्पसंख्यकवाद रहा है, जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।